अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे और सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जी हाँ, मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। और आज बड़ा बाबरकत दिन है, तो हम दुआ करते हैं कि इस दिन के वसातत से आपका न सिर्फ आज का दिन बल्कि बाकी जो रह गया हफ्ता वो भी अच्छा गुजरे। और आज की नमाज में ज़रूर हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, जिस कोरोना वबा से हम लड़ रहे हैं उससे दुआ करें, और ज़रूर ये भी दुआ करें कि आज है पाकिस्तान का मैच, तो हम तो सब दुआ करेंगे। और आज हम बस घर में जम के मैच देखेंगे। हाँ जी, न्यूजीलैंड की टीम जो है 18 साल के बाद पाकिस्तान में वनडे खेलेगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4,500 शायकीन को एसओपीज के साथ मैच देखने की इजाज़त होगी। वनडे सीरीज की जो ट्रॉफी से है वो भी पर्दा उठ गया है। वैसे कितनी अच्छी बात है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि जब इतने अरसे बाद हमारे यहाँ क्रिकेट होती है। वैसे तो 3 से 4 साल रिवाइव हो गई है क्रिकेट, लेकिन जब जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो जिनकी जो साजिशें थी ना हमारे मुल्क में क्रिकेट को रोकने की, उनकी साजिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। न्यूजीलैंड से अभी तक हम कोई वनडे सीरीज नहीं हारे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा है, हमेशा जाके सेमीफाइनल पे जाके हम उनको कर देते हैं। और आखिरी जो था जो हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड से, वो सबको याद होगा, वो बड़ी फॉर्मिडेबल सेंचुरी वाली इनिंग्स थी बाबर आजम की, और पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी। तो वो हमारा आखिरी टाकरा था न्यूजीलैंड से इन अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, वो हमने मैच जीता था। तो देखना ही है कि आज क्या होता है। अच्छा, वैसे जब जब पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टीम आती है ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इवन जब पीएसएल भी या कुछ भी सीरीज हो तो मैं कहती हूँ कि देखें जीत जिसकी भी हो, जीत पाकिस्तान की होगी। हो चुकी है ना जीत पाकिस्तान की, कि भाई देखिए केवीज आई है हमारे मुल्क में, आज खेलेंगे। और नई किट की भी रोनुमाई कर दी गई है। शाहिद खान अफरीदी के बाद अब फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 10 नंबर की शर्ट पहनी है, पहले सुसर और अब दमान। शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर खुशी का इजहार किया है, और इतनी एक आइकॉनिक तस्वीर भी, कोलैबोरेशन का स्टाइल है ना दोनों का, वो भी एक जैसा है। अच्छा, हाथ उठा के, हाँ, वो जो इस तरह करते हैं ना, तो वो भी बड़ा आइकॉनिक सा है। अब बाबर आजम न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको आसान हरीफ नहीं समझ रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि रमीज राजा की बातों से ऐसा नहीं लगा कि वो कप्तान तब्दील करना चाहते हैं। खैर, हम उस किट की बात कर रहे थे, किट भी आप देख सकते हैं, और वो आइकॉनिक जो 10 नंबर टी शर्ट है, फ्रॉम वन अफरीदी टू अनदर, ये जो है शर्ट ट्रांसफर किए। तो उम्मीद ये करते हैं, वैसे तो शाहिद शाह अफरीदी इज वन ऑफ द एस बॉलर्स इन द वर्ल्ड नाउ, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान को सर्व किया है, उतना ही लंबा शाहिद शाह अफरीदी भी सर्व करें। अल्लाह। खैर, हम जो वनडे रैंकिंग में 6 से 5वें नंबर पर पहुंच जाएंगे अगर तो हमने ये सीरीज इनको मार दी तो। खैर, अब गेम प्लान क्या होगा प्रोग्राम में, इस पे आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कौमी असम्बली के चौथे पार्लिमानी साल के पहले इजलास की। जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज तलब कर लिया है और इजलास के लिए 22 निकाती एजेंडा भी तैयार हो गया है। अपोजिशन महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज करेगी, एहतजाज बनता भी है। डॉलर की ऊंची उड़ान पर भी हुकूमत से जवाब तलबी होगी, यानी आज जो है हुकूमत जवाब देगी और अपोजिशन सवाल करेगी। वैसे तो अपोजिशन वैसे बड़े सवाल पूछती है लेकिन जवाब मिलते ही नहीं है। इसमें मजे की बात यह है कि जो हुकूमत है वो अपने जो जिम्मेदार हैं यानी कि स्टेट बैंक, उनसे जवाब तलब कर चुके कि डॉलर ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। तो स्टेट बैंक की तरफ से तो ये जवाब आया है कि तलब और रसद में जो डिफरेंस आया और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी वजह से ये डॉलर ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन क्या यही जवाब जब ऑपोजिशन को दिया जाएगा तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेगी, वक्त बताएगा। और मुझे लगता है वॉकआउट हो जाएगा इजलास से। ये हमारा एक नाकिस तज्जिया। लेट्स सी कि अभी जब इजलास शुरू होगा तो फिर क्या होता है। चलिए आगे खबर यह है कि पाकिस्तान के बरतानिया की रेड ट्रैवल लिस्ट से निकलने या ना निकलने से मुतालिक फैसला भी आज होगा। डेटा एक्सपर्ट टिम वाइट ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान और टर्की के बरतानिया की रेड लिस्ट से निकलने के जो इम्कान है आज भी 50-50 हैं। लेकिन कल एक आर्टिकल छपा इससे मुतालिक और उसमें यह लिखा गया था कि पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट से नहीं निकलेगा। इसकी वजह कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस नहीं है बल्कि सियासी बुनियाद है। ये बाकायदा लिखा गया था उसमें कि ये सियासी बुनियादों की वजह से ऐसा दोबारा पाकिस्तान के साथ होगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकलेगा। और मुझे इशू ये है कि जब दूसरी जाने भारत में इतने एग्जैक्टली भारत में आप देखें कितनी तबाही मची हुई है, उसके बावजूद भारतीयों को ट्रैवल करने की इजाजत दी जाती है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। नहीं चाहते हम कि इस तरह की कोई पाबंदियां लगे। इट्स अ गुड थिंग कि अगर कोई मुल्क इस तरह कर रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई, तो ज़रूर उसको करना चाहिए।
अप्रिशिएट, लेकिन जितना उन्होंने किया उससे 100 गुना ज्यादा पाकिस्तान ने और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हमारी पॉलिसीज की तारीफ करते नजर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पहली, दूसरी, तीसरी वेव में कितना अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद अगर सियासी बुनियादों पर ऐसा किया जाता है तो ये इंतहाई गलत। अच्छा, एक कुछ पॉजिटिव भी चीज है, रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा या नहीं तो बताएगा। मुनक़सिम खानदानों के मिलाप के लिए पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट में शामिल भी किया जा सकता है, which could prove to be a good thing। खैर आगे बढ़ते हैं हम। पिछले गालिबन 10-12 दिनों से जब से उमर भाई की तबीयत खराब हुई है, उमर शरीफ द लेजेंड अदाकार, सदाकार, कॉम्पेयर, कॉमेडियन, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर, उनको उनके घर वालों को अमेरिका के वीज़े जारी हो गए हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अब वो उड़ान भर पाएंगे अमेरिका के लिए, जल्द वाशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो भी हैं। इवन हम सब दुआ गो हैं कि उमर भाई जल्द अज जल्द सेहतयाब हों, हमारे दरमियान मौजूद हों, वही मुस्कुराहटें कहें जो हैं वो हम देखें, सुने, उनकी बातें इंजॉय करें। उमर शरीफ और उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल ने जल्द इंतजामात पर हुकूमत और अमरीकी सफारत खाने का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत का भी बड़ा किरदार है इस सब में। सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों ने मिलकर जो है ये काम किया। सिंध हुकूमत की बात हो रही है तो सिंध हुकूमत की मजीद बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात कर लेते हैं, जो समा पर रिपोर्ट नशर होने के बाद कहाँ गए? जहांगीर रोड गए, क्योंकि समा ने निशानदही की कराची के जितने टूटे फूटे रोड हैं, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बात की है, लेकिन खुदारा कर करके जो है ना अब थोड़ी तब्दीली आई है कि सुनी जा रही है। ये क्रेडिट हमें देना चाहिए जमजम सईद को। जमजम ने बड़ी तगड़ी रिपोर्ट बनाई है इसमें, और समझे कि ये ऐसा रोड है, और जैसे कई कराची के रोड है, तो वाकई सही लिखा हुआ था कि अगर गुर्दे की पथरी का इलाज कराना है तो कराची की सड़कों पे सफर कर लें, ये उछल के जाएंगे कि खुद माफी मांगेगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, अगर खुदा ना खास्ता नहीं लग जाएंगी। जहांगीर रोड की खस्ता हाली का जो इल्ज़ाम, खैर ऐसे में मुर्तज़ा वहाब ने KMC को दे दिया, लेकिन ये इलाका PWD के ज़ेर निगरानी है और यह वफाकी इदारा। आवाम की परेशानी को देखते हुए मरम्मत का काम भी मुर्तज़ा वहाब ने शुरू करवा दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। बड़ा ये इशू हाईलाइट हुआ, ये सड़क जो है इसका बड़ा बुरा हाल था, 2-2-2.5 फीट बड़े गड्ढे इसके ऊपर पड़ गए थे। सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर KMC के ऊपर सिंध हुकूमत पर लगा, लेकिन मैंने पहले भी वाजे किया और एक बार फिर वाजे करता हूँ कि ये एरिया पाक PWD का है, और यहाँ पर जो सड़क बनाई गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने, उनके MNA ने बनवाई थी, और सड़क बनाने से पहले उन्होंने वाटर बोर्ड से या KMT से कोई NOC नहीं ली, कोई इजाज़त नहीं ली, और नतीजा ये हुआ कि सड़क की तामीर में जो सीवरेज का सिस्टम था और जो ड्रेनेज का सिस्टम था उसको चोक कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अब जरा आदादो शुमार की बात करते हैं। कोविड के हवाले से जो तबाही फैल रही है, चौथी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार तेजी से जारी हैं। एक दिन में मजीद 68 मरीज जान से गए हैं। मजमूई अमवात 27,072 हो गई है। 2,928 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह की अगर बात करें तो 5.08% रही है। उधर पेशावर में 8 से 18 साल से कम उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, जो कि अच्छी बात है। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के तलबा की लिस्टें फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, विच इज़ गुड कि जनाब अब स्टूडेंट्स की तरफ भी रुझान बढ़ता जा रहा है। एक और अहम खबर है, खबर तो हम इसे ये नहीं कहेंगे, हम वो ये कहेंगे कि डेली बेसिस पे हम बात करते हैं, डेली बेसिस पे हम जो है भारतीय मीडिया का जिक्र करते हैं, लेकिन अक्ल ना जाने क्यों नहीं आती। झूठों का राजा, झूठ बोलने का एक्सपर्ट है भारतीय मीडिया। एक और झूठ के बाद जग हसाई का सबब बना है इनके जो चीखते चिल्लाते एंकर्स है ना, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे फैसल, ऐसा लगता है पता नहीं जंग लगी है, लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम होता है ना तो हकीकत सामने आ जाती है। वेरी काइंड टू कॉल देम एंकर्स। बेसिकली इनका झूठ पकड़ा गया है जी। एक और झूठ, पहले भारतीय खातून को अफगान जाहिर किया और फिर नफरत की आग फैलाई। तालिबान तर्जुमान तारिक गजनीवाल ने भारतीयों को आईना दिखा दिया। आईना बोले खातून पर तशद्दुद अफगानिस्तान में मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। भारतीय मीडिया का झूठ और तालिबान तर्जुमान का जवाब, और इस तरह की शगुफे जो है वो बुनियाद, रोजाना की बुनियाद पे जो है वो भारतीय मीडिया क्या नहीं। वीडियो गेम की वीडियो को जो है वो उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ से विमान उड़ रहा है और वहां से ये, आई मीन कम ऑन। मैं इस पर रिक्वेस्ट करूंगा अपने टीम से भी और अली भाई से भी कि इस पे हम अगले हफ्ते जरूर एक सेगमेंट करें। हाँ। और बताएं कि मतलब आवाम को हम महसूस करें कि इतनी टेंशन है कोरोना के मामलात में, और ऐसे में भारतीय मीडिया क्या जबरदस्त
जो है वो खेल रहा है, एंटरटेन कर रहा है लोगों को, एंटरटेनमेंट फराहम कर रहा है। बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत भारत से ये एक और खबर है जो आपको देते हैं, वो भारत के खेल के मैदान से। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने वर्क लोड की वजह से ये फैसला किया है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद भी वो बतौर बैट्समैन T20 खेलते रहेंगे। फैसला हेड कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा की मुशावरत से किया। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो दिखाया जा रहा है हो सकता है कि पसे पर्दा कुछ और है। क्यों? क्योंकि तमाम तर फोकस जो है वो टेस्ट और वनडे टीम की क़यादत पर वो करना चाहते हैं। तो जनाब आली आगे बढ़ते हैं अब, और हम बात एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ना दिन बदलते हैं ना रातें और खबरें। सालों से हर हाकिम यही ऐलान करता हुआ नजर आता है कि मैं आऊँगा तो महंगाई हटाऊँगा, महंगाई कम कर दूँगा, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। लेकिन होता है इसके बरक्स। एक मरतबा किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उसमें कमी बहुत ही कम देखने में आती है। हमें याद है वो ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो महंगाई पर उस वक्त की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती थी। अब इन 3 सालों में शायद ही कोई चीज़ ऐसी है जिसकी कीमत में कमी आई है। तकलीफ इस बात की होती है कि जब सवाल होता है तो कहता है हमारे पास कोई तेल के कुएँ थोड़ी हैं कि जो हम कीमतें कम कर दें। हाँ, जब हम बाहर से मंगवाएंगे तो कीमतें तो बढ़ेंगी। ये जो कल एक बयान था और ट्वीट ये की गई थी, शायद अब आपको याद आ गई होगी। और महंगाई बढ़ने से घरेलू जो बजट है हर किसी का बुरी तरह मुतासिर होता हुआ नजर आया। क्या बिजली, क्या गैस, क्या पेट्रोल और क्या रोटी, हर चीज़ महंगी हो रही है। एक तरफ कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, उनकी आमदन में कमी हुई है, जबकि दूसरी जानिब इस महंगाई ने इंसान की कमर तोड़ के रख दिया। हर वो शख्स जो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो रोता हुआ, बिलखता हुआ, सवाल उठाता हुआ नजर आएगा कि महंगाई कब खत्म होगी। खत्म छोड़ दें, एटलीस्ट कम हो जाए, रुक जाए। आप बात क्या कर रही हैं? आप कह रही हैं कि तनख्वाहें कम हो गई हैं। वजीर इत्तलात तो कह रहे हैं कि 75% आबादी की आमदनी में इजाफा हुआ है। इसीलिए नए दिन की टीम ने शहरियों से सवाल किया कि एक साल में महंगाई के अलावा उन्हें क्या मिला और क्या वाकई तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। क्या वाकई तनख्वाहों में इजाफा हुआ? जवाब उनका जानते हैं, हमारा जवाब है नहीं, उनका देख लेते क्या है। लोगों का किचन नहीं पूरा हो रहा, खाने पीने के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, चीज़ों की इतनी महंगाई हो गई है, लोगों की कोई सेविंग नहीं रही। गरीब आदमी खाएगा कि सेविंग करेगा? हुकूमत किसी काम की नहीं रही, हुकूमत ने बिल्कुल नाकामी दिखाई है। नौकरी अजीब मजाक है। हमें नौकरी क्या, बस वो कह रहे हैं घर की नौकरी मिली है। यहाँ पे किचन चलाना मुश्किल कर दिया, जितनी महंगाई है। लोग अपने रेंट देने से बड़े मुश्किल से दे रहे हैं, घर कहाँ से बनाएंगे? सस्ता मकान लेने की तो दूर की बात है, इस दौर में जौन सा गरीब आदमी जौन सा ना सब्जी लेने के लिए भी बहुत परेशान हो रहा है। चीनी महंगी, आटा महंगा, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। गवर्नमेंट ने तो बहुत वादे किए थे। कोई नौकरी नहीं है, जहाँ मर्जी अप्लाई किया, बस दुआई मिली आगे। हुकूमत से हमने एक ही उम्मीद लगाई हुई है कि महंगाई में कमी कर देंगे। 17-18 हज़ार में गुजारा नहीं होता। तनख्वाहों में इजाफा कोई ख़ास तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई है कि उस तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता लोगों को। वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो उसको उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। गरीब जो है मर गया है, उसके पल्ले राह ही कुछ नहीं है। जो अमीर है वो भी रो रहा है। बंद हो गई हैं सारी फैक्ट्रीज। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरी? कहाँ गया वो 50 लाख घर? नारे लगा रही है, अभी कर देते हैं, जब नोटिस लेते हैं और ज्यादा महंगाई हो जाती है। गैस, LPG गैस है वो इतनी महंगी है। घर में जो औरतें हैं वो झगड़ती हैं, लड़ती हैं कि गैस भरवा के लो। अवाम के साथ जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा तो बंदा वफा करे। इस तमाम तर मामले पे बात करने के लिए हमने दावत दी है ऐसे शख्स को जो रहता आवाम में है। समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा महंगाई बढ़ी है, ये क्या बात हो गई? 75% आवाम की जो है वो तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और ये तो सिर्फ मीडिया में शोर मचता है कि 10-15% जो है उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, बाकी तो 75% लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। आप घूमते हैं सड़कों पे, आवाम के बीच में रहते हैं, ये 75% में से 1% भी मिला है आपको?
देखें, वालेकुम सलाम। सबसे पहले लोगों की हालत ये है कि पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे कमी और 5 रुपए का इजाफा, इस तरह की खबरें आम रोडों पे डिस्कस हो रही हैं। एक आम आदमी डिस्कस कर रहा है, वो शख्स जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है वो डिस्कस कर रहा है, वो शख्स जो मेहरान कल्टस ऑल्टो में सफ़र करता है वो डिस्कस कर रहा है कि अगर मैं ये अब गाड़ी भी चलाना छोड़ दूंगा तो मैं अपनी आमदोरफ्त कैसे करूँगा, मेरे वो जो ऑफिस दफ्तर की जिम्मेदारियाँ हैं कैसे पूरी करूँगा। लोग शदीद मुश्किलात में आते जा रहे हैं। देखिए, लोगों ने तो ये सोचा था ना कि पेट्रोल जी शायद 2 साल 3 साल पहले की तरह 60-70 रुपये पे आ जाएगा। उन्होंने तो हरगिज़ ही नहीं सोचा था कि हाई ऑक्टेन जो है वो 100, 150, 175, 200 रुपये तक। किसी ने नहीं सोचा था कि डॉलर जो है वो जो 170, 180, 190 इस तरह जाएंगे मामलात। एक आम आदमी जो है बेचारा, वो कोविड के बाद से वैसे ही उसकी फैक्ट्री के मालिक ने उसकी तनख्वाह या तो आधी कर दी थी या उसको नौकरी से निकाल दिया था। मैं अगर कराची शहर की बात करूं तो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, कराची में पैदा होने वाले किसी भी शख्स को जो कराची शहर में पैदा हो गया उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। जिसको यकीन ना आए वो अखबार में आने वाले इश्तिहारों में पढ़ सकता है जो नौकरी के लिए आते हैं। उस सूरत हाल में कि जब 45,000 बच्चा सिर्फ जामे कराची में पढ़ रहा हो और आगे मुस्तकबिल का कुछ ना पता हो और हर साल बैच निकल रहे हैं, ये मैं सिर्फ एक जामे की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा। तो बात यह कि इस वक्त तो कराची एक बेरोज़गारों का बहुत बड़ा जंगल बन चुका है। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद सकते, वो अपने बच्चों के लिए पैम्पर नहीं खरीद सकते। अच्छी फैमिलीज़ जो थी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी, उनके मालिक मकानों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब इंतहा हो गई है कि कल वो वीडियो वायरल हुई तमाम चैनलों पे कि फैमिली जाके स्कूल इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि हम अपने बच्चों की फीस अभी नहीं दे सकते, थोड़ा डिले करके देंगे, तो स्कूल इंतजामिया पिटाई कर देती है। उसके बाद वो बाप जो है वीडियो बना रहा है, स्कूल के बाहर खड़े होकर लोगों से बोल रहा है आप लोग गवाही दें क्या मुझे मारा है। सब बोले हाँ मारा है। मतलब आप सिस्टम देखें कि स्कूल माफिया इतनी मजबूत है कि वो वालिदैन की पिटाई कर रही है। वो वालिद बोल रहा है मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा है, तो वो जिंदगी भर उसके बच्चे भूल जाएंगे कि हमारे बाप को हमारे सामने इसलिए मारा जा रहा था कि बाप के पास गुंजाइश नहीं थी। अभी 1 महीने पहले से वो जो पिछली वीडियो थी वो भी किसकी नज़र से नहीं गुजरी कि वो जो फैमिली ने वीडियो बनाई कि हम तो ये बोलने गए थे कि हम कोर्स नहीं खरीद सकते आपकी बताई हुई दुकान से, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो उनके साथ भी ये हुआ कि दरवाजे बंद करके उनके साथ ज्यादती हुई। तो मैटर ये कि यहाँ माफियाज का राज है। एक आम आदमी जो है वो तो मिनी बस में सफर करने के काबिल नहीं बचा है। वो तो ये रो रहा है कि आप 4 आने पेट्रोल पे बढ़ाते हो, वो पर बंदा ट्रांसपोर्ट वाला 10 रुपए बढ़ा देता है। 10 रुपए का मतलब है उसके आने और जाने का एक दिन का 20 रुपए का इजाफा, जो वो भर रहा था किराया उसके अलावा 20 रुपए इजाफा, 600 रुपए का उसके ऊपर महीने का इजाफा सिर्फ एक सफर का आ गया है जो उसने अपने दफ्तर आना है और जाना है। उसके अलावा जो दूध पे पैसा बढ़ेगा, जो राशन पे पैसा बढ़ेगा, आटे की पोजीशन आपके सामने। एक आम आदमी तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर शहर में नफ्सियाती सेंटर खोलने पड़ेंगे अगर हमने लोगों को बचाना है। लोग जहनी दबाव का शिकार हैं, लोग टेंशन का शिकार हैं, लोग बीमार हो रहे हैं सोच सोच के कि मामला जा कर है और उनके जख्मों के ऊपर ये किसी नमक से कम नहीं है कि ये पेट्रोल जो है दुनिया के कई मुल्कों से अभी भी कम है। अरे भाई, दुनिया की करेंसी तो किसी मुल्क में डॉलर यूज हो रहा है, किसी मुल्क में पाउंड यूज हो रहा है, किसी मुल्क में यूरो यूज हो रहा है। उनके सामने हमारी अभी इतनी मजबूत पोजीशन नहीं है। लोगों की तनख्वाहें यहाँ पर पैसों में ही है। किसी की तनख्वाह 12,000 रुपए, अगर 12,000 की हम डॉलर में बात करें तो कितने होंगे? $80, $70, उसमें वो पूरा महीना गुजार रहा है। किसी की तनख्वाह 20,000 रुपए भी अगर मैं बोल दूं तो कितनी बनती है? $120। बिल्कुल, तो लोगों की पोजीशन अच्छी नहीं है। उसके अंदर वो पूरा महीना कैसे गुजार रहे हैं, अपने घरों के किराए कैसे दे रहे हैं, इलाज कैसे करा रहे हैं। लोग जरा सा कोई लोड पड़ जाए, खुदा न खास्ता सुन ले कि प्राइवेट अस्पताल जाने की बात हो गई है, तो वो पहले से ही खानदान में, गली मोहल्ले में मांगना और मैसेज चलना शुरू हो जाते हैं कि भाई फला दोस्त है, उनकी वालदा अस्पताल में एडमिट हो गई है। तो पूछना पड़ता है क्या बीमारी? तो कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। तो वाकई इतना काफ़ी है। माफियाज का इतना राज है कि कोई गरीब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ वो बेड़ा गर्क हो रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम फलाई इदारों पर इतना लोड है, हम जहाँ दस्तरखान 6 घंटे चलाते थे वहाँ 18 घंटे चला रहे हैं। भाई आप खुद चेक कर लें जाके कि लोड की पोजीशन क्या है। जहाँ आटा इस्तेमाल होता था 1,000 किलो, वहाँ इस्तेमाल हो रहा है 10,000 किलो। किस लिए? इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं अगर घर जाते हुए 15 रोटी दस्तरखान से ले जाएंगे तो डेली का अगर 200 रुपये ये बचा लेंगे तो महीने का भाई कम से कम 6,000 रुपये बच जाएगा। इस महीने माँ को दवाई दिला देंगे, इस महीने बच्चों के दूध का मसला हल कर देंगे। कौन नहीं जानता कि दूध का एक डब्बा ही कितने का आता है? 3600 रुपए का दूध का डब्बा है भाई। कौन नहीं जानता पैम्पर की एक थैली जो है वो 700-800 रुपए की आती है, वो भी हल्की क्वालिटी की। और जफर भाई एक बात जो आपने फरमाई ना कि ये जो समाजी इदारे हैं ये काम करें, मेरे जहन में एक सवाल है कि अगर ये समाजी इदारे ना हो तो हमारे ये जो गरीब बहन भाई हैं, जैसे कि आपने भी कहा ना कि दस्तरखान बढ़ा दिया, जब दस्तरखान बढ़ाया तो इसका मतलब लोगों की तादाद बढ़ गई। इसका मतलब वो भी शख्स आ रहा है जो पहले मांगने में, इन दस्तरखानों को ज्वाइन करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता था, वो भी आता है, वो भी खाता है, ना सिर्फ खाता है बल्कि बांध के भी ले जाता है। हमने अपनी स्क्रीन पे वो 3 साल कारकर्दगी भी चलाई
जिसमें हमने बताया कि महंगाई कितनी बढ़ी, किन किन चीज़ों पे बढ़ी। लेकिन जब अवामी हलकों से सवाल किया जाता है तो जवाब वही मिलता है कि जनाब 75% सैलरीज भी बढ़ गई हैं, और ये आप बैरूने मुमालिक से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है। ऐसे में जो गरीब अवाम है वो कहाँ जाए? ये फुल स्टॉप कहीं आपको लगता हुआ नजर आ रहा है, या आगे आने वाले दिनों में अवाम, एक आदमी जो हमें मजीद पिसता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज बढ़ जाती है, इंसान या आम आदमी जाए तो फिर कहाँ जाए? देखें, एक आम आदमी जो है वो महीने की 10 तारीख के बाद खौफ का शिकार हो जाता है। वो इस खौफ का शिकार होता है कि मैंने पता नहीं कैसे अपने घर का यूटिलिटी बिल जमा कराया है। वो इस चीज़ पे परेशान है कि मैंने अपने 5 बच्चों की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस कैसे दी है, किस तरह अपना पेट काटा है, बड़ी बहन से पैसे लिए हैं, बड़े भाई से पैसे लिए हैं, अपने साले से पैसे लिए हैं, अपने रिश्तेदारों से उधार लिया है, बच्चों के सामने बात ना खुल जाए। और अब अगला महीना आने वाला है ठीक 20 दिन बाद, और मेरी तनख्वाह उतनी ही है। बात यह है कि जो घर में यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं वो कम नहीं है। लोग जो पानी खरीद के पीते हैं, देखिए यहाँ जो घरों में पानी आता है उसके अंदर गटर का पानी मिक्स होता है। जो हमारे टैंक हैं घर के अंदर, अगर आप उसको खोलें तो उसमें एक चिकनाई की लेयर तैर रही होती है। वो चिकनाई क्या है? वो जमीन से तेल निकल रहा है? नहीं, वो जो नालों का फुजला है, लीकेज की वजह से घरों के टैंक में आता है। अब लोगों ने टैंक का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया। कोई बोरिंग करा रहा है, कोई पानी खींचने वाला पंप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वो थक गया है। कभी गिलास में जब पानी पी रहे होते हैं कुछ बदबू आती है, तो अब गरीब तरीन आदमी भी जो है वो पानी खरीद कर पीता है। तो वो जो पानी खरीद कर पी रहा है उसका भी 9-10 हज़ार रुपये महीने का बिल उसके ऊपर आ रहा है। 15,000 किराया दे, 10,000 रुपये में 60 रुपये वाले कैन के हिसाब से बता रहा हूं आपको। मैं आपको किसी कंपनी के कैन का पैसा नहीं बता रहा, 250-300 रुपये। ये जो बस वो अपने ज़हन को सुकून देते हैं, जी आरओ प्लांट लगाया हुआ है फला साहब ने, तो लोगों के ऊपर घरों का किराया, पानी का बिल, यूटिलिटी बिल्स जो आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं, वो कहते हैं हम किसी से नहीं पूछेंगे, हमारे ये रूल्स हैं, पिछली बार इतना हमारा ज्यादा लग गया था वो भी तुम दो, आने वाले सालों का हमने ये सोचा है ये भी तुम दो, फला चीज भी तुम दो। बात ये, लोग तो ये प्राइवेट माफियाज के हवाले हो गए हैं और लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। दूध माफियाज का अपना राज है, गोश्त माफियाज का अपना राज है, ट्रांसपोर्ट माफिया का अपना राज है, स्कूल कॉलेज माफिया का अपना राज है। लोग किसके पास जाएंगे? लोग तो जहनी मरीज बन चुके हैं और लोग सिर्फ हसरत से देख रहे हैं। अब तो लोग डर के मारे खबरें भी नहीं सुनते हैं भाई, कि वो कहते हैं कोई नई खबर ना आ जाए तो लोग कैसे बनाएंगे बजट। मैं आप मुझे बताएं ना, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, आपके मीडिया के हजारों लोग बेरोजगार हुए जो हमारे पास आते हैं भाई कि यार हम इतना कमाते थे, अब इस वक्त हम बैठे हुए 6 महीना हो गया, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया, जो आपके इतना बड़ा एक बहुत बड़ा लश्कर आप लोगों को भी बेरोजगार हुआ है। हम जानते हैं किन हाल में, कहां लगे वो, दोबारा कहीं नौकरियों पर लगे? नहीं भाई, जो इस वक्त लगा हुआ है नौकरियों पर, डरे हुए, सब डरे हुए कि भाई कभी भी खत्म हो गई तो क्या होगा। क्या गए वो जमाने जब लोग कहते थे कि नौकरी मिल जाएगी, सीवी लेके दौड़ रहे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। वो कह रहे हैं भाई जितनी भी कम तनख्वाहें जाएं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है। पहले घरों में अगर 3 भाई कमा रहे होते थे, आज उनमें से 1 कमा रहा है, उस एक पे इतना बर्डन है, बाकी 2 डिप्रेशन के मरीज हो गए। क्यों स्नैचिंग बढ़ गई है? क्यों एक आम लड़का पकड़ा जा रहा है कुछ भी छीना झपटी करते हुए? वो परेशान है, वो कह रहा है मेरा पैसे ही खत्म हो जाता है 10 दिन के अंदर। माँ का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, तकरीब थी, बहन की शादी, उसका डिप्रेशन, छोटे भाई की फीस देनी थी, वो डिप्रेशन, मालिक मकान बाप से बदतमीजी कर रहा है, आके गरिबान पकड़ रहा है, वो डिप्रेशन। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई समझ क्यों नहीं रहा? लेकिन जी जो आपने बात की ना, कोई समझ क्यों नहीं रहा, हम यही तो बार बार सवाल कर रहे हैं। ये कोई कौन है? ये कोई वो रियासत है जिसने होना है माँ के जैसी और सबको एक जैसा जो है वो तराजू में लेके चलना है। लेकिन जब हम देखते हैं 3 साल पहले के बयानात और आज के बयानात, तो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। पेट्रोल की अगर बात करें, क्योंकि उसका बराह रास्त आवाम से बड़ा ताल्लुक़ रहता है, जब 3 साल पहले पेट्रोल बढ़ रहा था तो क्या गुफ्तगू हो रही थी और अब क्या तावीलें पेश की जाती हैं, ज़रा इस पर भी पहले नज़र डाल लें। पेट्रोलियम की मसनूआत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। ये अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। गालिबन ये संजीदा सवाल नहीं था, क्योंकि पेट्रोल शायद आवाम की ज़रूरत नहीं है। 3 साल पहले जब ये कहा गया था तो पेट्रोल प्राइसेस विदाउट टैक्सेस, ये एक ट्वीट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी 46.8 रुपये, टैक्सेस जो थे वो PDL प्लस GST 24.5 रुपये, और जो टोटल टैक्स ऑन पेट्रोल वो 52% था। असद उमर ने ये ट्वीट किया था। आज जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने ये बताया कि करंट जो इस वक्त टैक्स है वो
16.4% है, यानी कि टैक्सेशन जो पेट्रोल पे ले रहे हैं अभी भी इतनी कम है और आप खामखा इस पे जो है वो शोर मचा रहे हैं। टैक्सेशन कम हुई होगी लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं? जफर भाई, मुझे क्या कहते हैं ना कि राजनों से गिला नहीं, राहबरी पे अब सवाल है। जब हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब से, वो ये कहते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं। जब असद उमर साहब इस तरह की तावीलें पेश करते हैं तो हो सकता है कि ये तावीलें वो 3 साल पहले भी देख लेते हैं ना। 3 साल पहले जब बिल जलाए जा रहे थे, 3 साल पहले जब कहा जा रहा था कि आप सिविल नाफरमानी कर लें, 3 साल पहले जब कहा जा रहा था जब डॉलर ऊपर जाए तो समझ लेना कि कौन चोर है, जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली जाए तो समझ लेना कौन चोर है। तो आज हम क्या समझें? या तो उस वक्त सच था या आज सच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक जगह जा रहा था, मुझे एक आम गरीब आदमी ने मुझसे आके बोला कि ये मैंने मुल्तान का टिकट लिया है 21,000 रुपये का, और उसने बोला ये मेरे कज़न ने इस्लामाबाद का टिकट लिया है 6,000 रुपये का। उसने मुझसे पूछा कि भाई हम आपको टीवी पे देखते हैं, हम आपको मुझे बताओ तो कि जहाँ सारे अमीर और हुक्मरान जा रहे हैं वहाँ का टिकट 6,000 का, जहाँ हम गरीब, हम तो यहाँ एक मैयत में आए थे वापस जा रहे हैं 21,000 का, इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? मेरे पास इसका जवाब ही नहीं था, ना मुझे उसकी साइंस पता है, ना मुझे इसकी कैलकुलेशन पता है। लेकिन एक आम आदमी ये बात पूछ रहा है, एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है वो कह रहा है कि मैं अगर दिन में 300 रुपये का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाऊंगा और 9,000 रुपये का सिर्फ महीने में पेट्रोल डलवाऊंगा बाइक में, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? वो बोल रहा है मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या मेरे बच्चे रोटी भी छोड़ दें? और बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई पूछे तो कि शहर में 16,000 रुपये तनख्वाह है कितने लोगों की? तो जहां जिस शहर में करोड़ों लोगों की तनख्वाह 16,000 रुपए हो, 17,000 रुपए हो, अगर 500 रुपए कंपनी ऊपर दे दे तो उनके चेहरों पे खुशी आ जाती है कि इस महीने 16,500 रुपए मिले, इस महीने 20,500 रुपए सेठ ने दे दिए। एक मिडिल क्लास आदमी को अगर सेठ राशन देता है तो खैरात का राशन दे रहा है, वो चुप रहता है, वो बताता नहीं है अपने घर वालों को, वो कहता है ये गिफ्ट मिला है, जबकि सेठ ने बोल के दिया है कि ये खैरात दे रहा हूं, वो कह रहा है, वो चुपचाप लेकर आ रहा है। कैसे ऐसी हालत हो गई अवाम की? ये अवाम जो कल तक खैरात दे रही थी, आज इसके साथ क्या हुआ है? ये बात सिर्फ इतनी सी है कि हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा डिफरेंस। देखें, एक मिडिल क्लास आदमी किसी वजीर की गाड़ी रोक सकता है या उसके पास जाके उसके साथ खड़े होने के लेवल है, मुकाबला है? भाई बहुत बड़ा फर्क है। ये बेचारे लोग जो 100 50 रुपए की चप्पलें पहनते हैं, ये लाखों रुपए का पर्स लेके घूमने वाले वुज़रा, ये करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूमने वाले लोगों से मुकाबला ही नहीं है। उनको कैसे मालूम होगा कि जिनके घरों में 24-24 घंटे बिजली नहीं होती, जो अपने मरीजों का इलाज इसलिए नहीं करा सकते कि जब डॉक्टर उनको बोलता है कि जाओ जरा ये MRI करा के आओ, और वो पूछते हैं अच्छा MRI जो है वो 20,000 रुपए का है, तो वो अपने वालदा से कहते हैं अम्मी बगैर इलाज के चली जाओ, सिर्फ टेस्ट 20,000 रुपए का है, जिसके लिए खानदान के 5 लोगों से 5-5 हज़ार रुपए करके पैसे लेंगे, तो 20,000 का टेस्ट और 5,000 रुपए तुम्हारे एम्बुलेंस में जाने और आने का बिल बनेगा। हम नहीं कर सकते 25,000 रुपए, तो इलाज कितने का होगा? क्या कोई गरीब मिडिल क्लास आदमी अपने मरीज का कैंसर का इलाज करवा सकता है? अगर करवा सकता है तो मुझे बताओ कि वो कौन सी जगह है जहां से मिडिल क्लास आदमी जाके अपने बेटे बेटी माँ बाप को कीमोथेरेपी करवा ले, उसका कैंसर का इलाज करवा ले? अरे इलाज तो बहुत दूर की बात है, हर डॉक्टर पहले विजिट में ही 25 टेस्ट लिख देता है कि ये लो 25 टेस्ट कराओ। अरे भाई वो टेस्ट तो देख लो, जो आपने शुगर के सारे टेस्ट लिख दिए 19,000 रुपए के। एक मिडिल क्लास आदमी लेबोरेटरी में जा रहा है तो लेबोरेटरी में बैठा हुआ शख्स उसकी शक्ल देखता है, बोलता है मैंने आपको ज़कात की मद में काट दिए। वो आदमी नहीं लेना चाह रहा ज़कात, लेकिन वो अपनी जेब देखता है, बोलता है चलो भाई 40% तो कट रहा है ना, वो चुप हो जाता है, उसकी इज्जत नफ्स मर रही है। वो कह रहा है नहीं मैंने आज तक कभी ज़कात नहीं ली थी, लेकिन बोल रहा है एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ जेब में पैसा ही नहीं है। ये मैं अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खड़े होकर देखा है मैंने लेबोरेटरीज में कि अगला बंदा पूछता ही नहीं है, वो शक्ल देखता है, काउंटर पर बैठा आदमी समझ जाता है कि मिडिल क्लास है, ज़कात दे दूं। अब वो आप सोचे 25 लोग खड़े पीछे उसके, वो क्या करे बेचारा, जेब में हाथ डाल रहा है, तू कोशिश कर रहा है इस बात को किसी तरीके से बोल दूं, हाँ कर भी दो, और लोग भी ना सुने पीछे। लोगों की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, माफियाज का राज है, राज। आप किसी जगह चले जाएं, कहां जाना चाहते हैं आप बताएं, मैं आपको विजिट करा देता हूं। आपको किसकी हालत देखनी है? आपको मार्केटों में बाजारों में जाना है, जाए देख लें। वो जमाने गए कि जब लोगों की बीवियां लिस्टें बना के देती थी कि आटा इतना, दाल इतना, चावल इतना, दाल मसूर, दाल माश, दाल चना, लाल मिर्च। अब वो जमाने गए। अब क्या होता है, बीवी रात में एक पर्चा देती है शौहर को, सिर्फ 1 किलो चावल ले आओ, 2 दिन चला लेंगे, आधा किलो दाल ले आना, कोशिश करूंगी 3 दिन निकाल लूं इसमें। वो सब जमाने गए। शौहर जब घर आके पूछता था ऑफिस से कि आज क्या पका है, आज अब सिर्फ वो पूछता है घर आके कि आज कुछ पका है। तो बात यह है कि पिक्चर चेंज हो चुकी है। मुझे वो मजबूत आदमी दिखा दें आप, मीडिया समेत,
चाहे आपके कोई एंकर ही क्यों ना हो, कि जो ये बोले कि मेरी नौकरी महफूज है, जो ये कहे कि मेरे माशी हालात बहुत बेहतर है और मैं अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर देख रहा हूं। हर आदमी खौफ का शिकार है कि कहीं सेठ नाराज ना हो जाए, कहीं इदारा कंपनी नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी किसी बात जायज नाजायज हर बात मानेंगे भाई। जफर भाई, जब हम सवाल करते हैं ना तो हमसे कहा जाता है कि जी आप जो है वो पढ़ के आया करें। तो बात यह है कि हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई के मुकाबले में बढ़ चुकी है, हमारी इन्फ्लेशन रेट 8.4 है, हमारी जो पाकिस्तान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, और इसके अलावा जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है वो जुलाई में 8.24 थी और वो अब 9.96 हो चुकी है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, आवाज़ की बात कर लें, हर कोई यही चिल्ला रहा है कि अब महंगाई बहुत हो चुकी है और हमारी कमर टूट चुकी है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है कि हुक्मरान है गालिबन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं, बदला चुकाने का वक्त आ गया। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे खेला जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम के पास किवीज को हराने का ये बेहतरीन मौका है। वनडे में न्यूजीलैंड दुनिया की दूसरी बेहतरीन टीम है और पाकिस्तान का 6वां नंबर है। मगर बात यह है कि कीवी टीम केन विलियमसन, रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट से महरूम है। ऐसे में पाकिस्तान के पास न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करने का सुनहरी मौका है। ये मौके पहले भी आए थे लेकिन उसका हमने क्या किया था वो भी सबको याद होगा। खैर, सीरीज में अगर 3-0 से मिली कामयाबी तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा 5वें नंबर पर। न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती तो वो दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। सीरीज के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने पिंडी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की हैं और अब से गालिबन 4 ही घंटों में, जी हाँ, ये 4-5 घंटों में मैच भी शुरू हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है क्रिकेटर सलमान भट्ट ने। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई, केन विलियमसन नहीं है, रॉस टेलर नहीं है, गप्टिल, साउदी, बोल्ट नहीं है, ऐसे में ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जाती नजर आती। देखिए, ऑब्वियसली एडवांटेज तो है ये कि मेन प्लेयर्स न्यूजीलैंड के नहीं है, हैवी वेट्स नहीं है, जो उनके टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो उनके मैच विनर्स हैं, और उनके एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड टीम है जो पाकिस्तान में आएगी खेलने और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज तो है पाकिस्तान के लिए, बड़ा एडवांटेज। ठीक। अच्छा सलमान, ऑन पेपर तो पाकिस्तानी टीम किवीज के मुकाबले में इंतहाई मजबूत नजर आ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा मुखालिफ को उनके घर जाकर हराने की सलाहियत रखता है और इस काम में बहुत मशहूर भी है। पाकिस्तान के लिए मैचेस कितने मुश्किल हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान उन्हें लाइट नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेलना है और कॉन्फिडेंट जो है ना क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में जो रिसेंट सीरीज हुई हैं उसमें पाकिस्तान इंग्लैंड की जो पूरी साइड कोविड की वजह से इफेक्ट हो गई थी, वहाँ पर भी नहीं जीत सका। उससे पहले भी कोई ज़्यादा कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है। सो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली विद वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर, प्लेयर्स की प्लेसेस की स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये सीरीज को ईजी नहीं लेना। और न्यूजीलैंड की टीम में ठीक है उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन ये फिर भी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, ये इस काबिलियत रखते हैं कि पाकिस्तान को टफ टाइम दें। अच्छा, जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था तो कीवीज ने बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। अगर यहाँ भी ऐसा ही करते हैं तो क्या ऑप्शन है हमारे पास फिर? देखिए, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि सरफेस पे स्पिनर्स को कितनी हेल्प मिलती है, किस तरह की है। यूजुअली तो पिंडी का जो पिच है वो बड़ा हाई स्कोरिंग होता है, तो अगर वैसा हुआ तो फिर न्यूजीलैंड भी काफी अच्छी क्रिकेट प्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली अगर पिच में उतना पेस एंड बाउंस हुआ जितना यूजुअली पिंडी में होता है। अगर थोड़ा स्लोअर साइड पे प्रिपेयर किया गया और स्पिनर्स को असिस्ट करने के लिए या रिवर्स स्विंग के लिए, फिर डेफिनेटली पाकिस्तान का अपर हैंड होगा ज्यादा। ठीक। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश से हार कर आई है, तो क्या कीवी टीम के प्लेयर्स के दिमाग में वो शिकस्त होगी या उस चीज़ को छोड़ के एक नए उससे खेलना है वो चाहेंगे, या आपको क्या लगता है? देखिए, डेफिनेटली वो हारे हैं सीरीज और चाहेंगे कि यहाँ पर बेहतर क्रिकेट खेलें और वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हो। लेकिन वहाँ पर जो पिचेस थी बांग्लादेश में, दे वर टेरिबल टू से द लीस्ट। वो बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स T20 क्रिकेट के लिए तो किसी लिहाज से भी वो पिचेस सूटेबल नहीं थी। बांग्लादेश ने एक खास किस्म की क्रिकेट अडॉप्ट की सिर्फ इसलिए कि वो जीत जाए।
उन्होंने लेटली ये माइंडसेट डेवलप किया कि जीतने से जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस होता है ज्यादा। हालांकि जब उन्होंने आगे जाके वर्ल्ड कप जिस कंडीशन में खेलना है वो ऐसी नहीं होगी। बहरहाल दिस इज देयर पिक, देखते हैं कि वो इसको कैसा वर्ल्ड कप में यूटिलाइज करते हैं। बट दोज पिचेस वर दे वर टेरेबल टू से द लीस्ट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और कंडीशंस जो हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि आप भी यहाँ खेल चुके हैं, तो आपके मुताबिक बॉल पहले करना चाहिए या बैट? देखिए ये तो डिपेंड करता है पिच देख के ऊपर, उसके जाके देखे पिच को। वैसे तो कुछ दिन पहले बारिशें हुई थी, अभी जो है इट्स बिन सन फ्रॉम द लास्ट 2 days, तो पिच तो अच्छा होगा। सो इट वोंट मैटर रियली कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है या बाद में करता है। इधर हाई स्कोरिंग जोन है, 300+ रन्स डोमेस्टिक में, 350s भी यहाँ पे होते रहे और चेस भी होते रहे वनडेज में। हमने खुद यहाँ पर बहुत सारे मैचेस खेले, इट्स अ हाई स्कोरिंग जोन। सो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले खेल रहे हैं बाद में, डिपेंड करता है अगर बाद में ड्यू आती है नहीं आती है और पाकिस्तान की टीम खुद क्या करना चाहती है। मेरा ख्याल है कि आपका एक लेग स्पिनर बाहर होगा, क्योंकि जो 12 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं उसमें 3 लेग स्पिनर है, उसमें शादाब है, जाहिद है और उस्मान कादिर है। तो उस्मान और जाहिद में तो हो सकता है कि एक बंदा मैच ना खेले, बाकी प्लेइंग 11 तो दे दी है क्रिकेट टीम, जो बाकी 12 प्लेयर्स हैं वो 10 तो खेल नहीं है। ठीक। और सलमान, बैटिंग और बॉलिंग में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी आपकी नजर में जो आज मैच में बेहतर परफॉर्म कर सकता है? देखिए बाबर और रिजवान ऑब्वियसली बैटिंग फॉर्म में है, बहुत अच्छी। फखर जमान वनडे काफी अच्छे खेले थे, लेटली T20s में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही। सो ये अब वो फॉर्मेट आ गया जिसमें वो बहुत अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका में उन्होंने 2 सेंचुरियां की। तो वो और इमाम अच्छा स्टार्ट अगर दे दें तो पाकिस्तान की टीम के लिए कदरे आसानी हो जाएगी और प्रेशर बाकियों पर नहीं आएगा। और इमाम और फखर यूजुअली अच्छे स्टार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो 2 तो ये हैं और 2 फिर रिजवान और बाबर हैं, फिर शाहीन है। शाहीन के साथ आपके लेग स्पिनर्स पे रिलायंस होगी और शादाब का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। वाइस कैप्टन है, बड़े टैलेंटेड है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। तो अच्छा लगेगा देख कर कि अगर ये सब लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनकी वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म आ जाती है। अच्छा, वैसे जो अग्रेशन जो है वो टॉप से आता है, तो ऐसे में नए चेयरमैन PCB उनकी जानिब से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि खिलाड़ी खुलकर खेलें और ये टीम की परफॉर्मेंस पर कितना अफेक्ट करेगा ये तो अब आगे जाके रिजल्ट्स इसको डिटरमिन करेंगे। अप्रोच जो है वो ऑब्वियसली उनका कहना ये है नए चेयरमैन साहब का कि आप फेयरलेस खेलें, आप एग्रेसिव हों, आप अपनी शॉट्स जो है वो उसकी तरफ जाएं और बिल्कुल जो है ना दूसरी तरफ नहीं सोचें, नेगेटिव ना सोचें। हालांकि एट टाइम्स यू हैव टू सी द कंडीशन एंड यू हैव टू सी द ऑपोजिशन, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन कि वो आपको क्या प्रेजेंट कर रही है। बट ये एक आउट एंड आउट एग्रेसिव अप्रोच के बारे में बात हुई है और लेट्स सी कि किस तरह जाता है। जब ये एक दफ़ा इसको अपनाएंगे तो फिर इस पर प्रॉपर डिटेल में कमेंट होगा कि इसका बैकलैश आता है या इससे चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक। और टीम में शामिल खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा है, तो ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशंस में नफसियाती तौर पर परफॉर्म करना आपकी नज़र में कितना टफ हो जाता है? नहीं, ये तो उनके लिए अच्छा है। एटलीस्ट उनको 2 माह 1.5 माह पहले वर्ल्ड कप से ये पता है कि हमने वर्ल्ड कप में जाना है। मोस्ट ऑफ देम नो इट। और अब से वो अपना गेम प्लान तैयार कर सकते हैं, अपने रोल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। उनसे क्या, स्पेशली T20 सीरीज जब शुरू होगी, ये तो अभी वनडे है तो इसको हम उससे रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन जब T20 सीरीज शुरू होगी तो वर्ल्ड कप में जो सिलेक्टेड टीम है उन सबसे जो डिमांड है उनके रोल्स के ऊपर, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। देखिए, हम पहले टीम अनाउंस हो जाए तो हम कहते हैं कि जी ये मुश्किल हो गया, और अगर लेट हो तो हम कहते हैं जी पहले नहीं बताते। तो मेरा ख्याल है कि पहले टीम का अनाउंस होना बेटर है, ये बेहतर अप्रोच है। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी मिलती है तो ये हमारी टीम के लिए मोराल कितना बुलंद होगा और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज कितनी अहम है सलमान? देखिए, ऑब्वियसली एनी विन इट कंट्रीब्यूट्स टू योर कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज उससे बेहतर होती है, आपका थॉट प्रोसेस बेटर होता है, आप क्लैरिटी के साथ आगे मूव करते हैं। सो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ अ विन विल हेल्प पाकिस्तान टीम, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सलमान, मोहम्मद आमिर की बात करना भी यहाँ पर ज़रूरी है, जिन्होंने कैरिबियन लीग में बेहतर परफॉर्म किया। हम सिलेक्शन पर बात नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में तब्दीली का मौका है। क्या लगता है आपको, क्या मोहम्मद आमिर को शामिल करना चाहिए? आमिर ने तो अभी तक अपनी रिटायरमेंट ही वापस नहीं ली
और अगर उन्होंने ली है तो आफ्टर टेकिंग हिज रिटायरमेंट बैक तो उनको कोई किसी किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट किसी फॉर्मेट में आके परफॉर्म तो करना है टू शो हिज रिदम इन दिस पर्टिकुलर इन दीज पर्टिकुलर कंडीशंस जहां पर अब क्रिकेट होनी है और इसके बाद जो दुबई में होनी है, क्योंकि उनका जो लास्ट पाकिस्तान की डोमेस्टिक में या आप PSL के मैचेस देखें या उसके बाद जब अभी वो 100 में गए तो वहां कहीं पर भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट उनको प्लेइंग 11 से रेस्ट भी कराया गया था बिकॉज एट टाइम्स आपकी फॉर्म चली जाती है, किसी भी प्लेयर की चली जाती है। सो अभी बड़ी रिसेंटली जो वो चाहते थे कि जी वो मिसबाह और वकार भाई के साथ नहीं काम करना चाहते, नहीं खेलना चाहते, तो उन्होंने तो अभी वही छोड़ा है। तो इसके बाद अभी रिटायरमेंट का वापस होना, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, और फिर अभी वो सारे फॉर्मेट्स भी नहीं खेलते, रेड बॉल से वो वैसे ही रिटायर्ड है। सो ही हैज थिंग्स टू डू। अगर वो करते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं तो ही कैन कम बैक। ऐसे नहीं होता कि मुझे डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में लाओ, ऐसे किसी के साथ भी नहीं होता। अच्छा, वैसे यू जस्ट टॉक्ड अबाउट द डोमेस्टिक क्रिकेट, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स का मुआवजा बढ़ाना ये कैसा इक़दाम देखते हैं? क्योंकि अगर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी तो उनके खेल में निखार आएगा। जी बिल्कुल, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है और ये डिटरमिन करता है कि आपका फुली फोकस्ड आप किस चीज़ पर है। अगर आपको काम के इतने पैसे ना मिलें और आपका हर वक्त किसी और काम की तरफ भी ध्यान हो कि घर का सर्कल चलाना है तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, तो आप पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स बनते हैं, आप फुल टाइम नहीं बनते। तो ये एक अच्छा कदम है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। इससे कोई वारे न्यारे नहीं हो गए, जिस तरह कुछ हेडलाइंस चली हैं कि जी प्लेयर पता नहीं क्या हो गया। आजकल तो बिजली के बिल और 2 बच्चों की फीस जो देता है उसके 1.5-2 लाख तो हवा में चले जाते हैं, जो हालात हैं। तो प्लेयर्स तो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे और ये जो डिपार्टमेंट 3 साल पहले बंद हुए थे वो इससे ज्यादा पैसे भी उसमें बहुत सारे प्लेयर्स को मिल रहे थे, तो वो 3 साल पहले की थी। अब महंगाई के साथ बहुत अच्छा स्टेप है कि रमीज भाई ने आते ही प्लेयर्स के बारे में कुछ सोचा और स्टेप लिया, लेकिन इसको फर्दर इंप्रूव करने की जरूरत है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका, बिकॉज अब 4 घंटे 38 मिनट रह गए हैं। 18 साल बाद एक मिनट गिना जा रहा है। एब्सोल्युटली 18 साल बाद न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही होगी। तो क्या होगा इस मैच का नतीजा, ये तो वक्त बताएगा। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्वात में एक मुनफरिद गांव ऐसा भी है जहां एक साथ 9 कबीले रिहाइश पसीरा और इस गांव के रहने वाले 7 मुख्तलिफ जुबानें बोलते नजर आते हैं, लेकिन बाहिमी रवाबित के लिए पश्तो जुबान ही बड़ा जरिया समझी जाती है। गांव खूबसूरत है मगर बुनियादी सहूलियात नहीं है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जी बिल्कुल, समा की टीम पहुंच गई है स्वात के एक कदीम और तारीखी गांव अरियाने में। कालाम जाते हुए ये गांव दाएं तरफ आता है और इस गांव में पहुंचने के लिए दरियाए स्वात को अबूर करना पड़ता है। ये गांव इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल गांव है। हमारे साथ इस गांव के मशरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माहिर तालीम है, हेडमास्टर है मोहम्मद यूसुफ। ये बताएगा कि इस गाँव में कितनी कौमें हैं, कितने कबीले हैं और कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। हमारे अरियानी में 9 कौमें हैं और 7 ज़बानें बोली जाती है और हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सब लोग ये 7 ज़बानों में बातें करते हैं और गली मोहल्ला मस्जिद में जरगे में हम सब लोग पश्तो बोलते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस इलाके के साबिक नाजिम ज़ियाउल हक मौजूद है। नाजिम साहब बताएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खूबसूरती बहुत है, लेकिन यहाँ पे मसाइल क्या हैं? हुकूमत की जानिब से इस गांव को तवज्जो दी जा रही है या नहीं? यहाँ पे ना कोई रोड का सहूलत है, यहाँ पे ना कोई रास्ते का सहूलत है, ना कोई साफ पानी पीने का सहूलत है। आखिर इसके अलावा एक ही सहूलत भी नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे स्कूल का एजुकेशन की जो पोजीशन है यहाँ पे 0 पे है। ये पूरा अरियानी है, इसका तकरीबन 6000 से ज़्यादा वोटर्स है। इनके लिए यहाँ पे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, आज तक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल यहाँ पर नहीं है और इस इलाके में ना आज कोई डिस्पेंसरी है ना आज कोई हेल्थ है। तो इन बासियों का ये एक मुतालिबा है हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर इक़दामात उठाए ताकि इस गांव जिसकी तारीखी अहमियत है तो यहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर हो।
तो इलाके खूबसूरत हों और सहूलियात भी मिल जाएं तो ये सोने पे सुहागा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। महक, आपने भी दादी और नानी से बड़ी कहानियां सुनी होंगी। बहुत ज़्यादा। नानी से तो बहुत ही कहानियां सुनी मैंने अपनी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कहानी रक्षा। ये किताबों से सजा रक्षा है, जगह जगह जाता है और बच्चों को दिलचस्प कहानियां सुनाता भी और पढ़ने का मौका भी देता है। और हम बात करें लाहौर की। लाहौर के समाजी इदारे ने रक्षा को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। लाइब्रेरी पसमानदा इलाकों में जाती है, बच्चों को दिलचस्प कहानियां सुनाती है और उन्हें, जैसे फैसल ने भी कहा, कि पढ़ने का मौका देती है। इस तरह बच्चों में पढ़ाई का शौक पैदा होता है। ये एक नन्ही सी कोशिश है और छोटी छोटी काविशें होती हैं जो कि बाद में हमें बड़ा रिजल्ट देती है। कहानी गो से मजीद मुतालिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इफ़त अतीक साहिबा ने। इफ़त, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम है ये कहानी गो या रक्षा लाइब्रेरी। ये जो थीम है बड़ी मुनफरिद, बड़ी यूनिक, लेकिन इसका जो मकसद है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो आइडिया है वो क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। इफ़त अतीक रक्षा लाइब्रेरी से आपके साथ मुखातिब हूँ। इसका लाइब्रेरी का हमारा मेन मकसद तो यही है कि हम इस रिक्शे को उस जगह तक लेके जाते हैं जहाँ से बच्चों का आना वालिदैन के बगैर ज़रा मुश्किल होता है। और ये फिर हमने रिक्शे में ही लाइब्रेरी, किताबें, उनके लिए पेपर्स और एक्टिविटीज़ के ज़रिए उन बच्चियों तक हम पहुंच जाते हैं ना, उन इलाकों में जो छोटे इलाके हैं जहाँ पे मतलब कि बड़ी गाड़ी वगैरह या कोई और चीज़ नहीं जा सकती, तो ये रिक्शा चला जाता है ना वहाँ। और मेन मकसद है हमारा कि हम उनका रीडिंग लेवल और उनको किताबों से मोहब्बत और इस तरह का लगाव हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से मोहब्बत करें, पढ़ें और खेल ही खेल में हमारे साथ उनकी काफ़ी दोस्ती है। हाँ, अच्छा इफ़त मैम ये बताइए। और बहुत से हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। हमारी पहले 5 कम्युनिटीज़ थी, अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 10 हो गई हैं। और इसमें यह है कि हमारी है शिबरी रोड है, अलहुदा है, बिहारी हाता है, 7 अप है और सिकंदर मरी रोड है, नबीपुरा है। और इसी तरह मैं इन्हीं कम्युनिटीज़ में, एक कम्युनिटीज़ में मैं खुद रहती हूँ। अच्छा। और इसके अलावा ये कि पहला रिक्शा जो हमारा इसका बना था वो 2019 में बना था। सही। और फिर उसके बाद 2021 में 2 और तैयार हुए, जो कि एक अब हमारा चल रहा है KPA में और दूसरा चल रहा है हमारा बलूचिस्तान में और तीसरा ये हमारे पास इधर लाहौर में। लाहौर में। अच्छा इफ़त, जब हम लाहौर की बात करते हैं ना, तो लाहौर के बड़े अंदरून इलाके भी है, जैसे लोहारी हो गई, भाटी गेट हो गया, देली गेट हो गया, और ये वो जगह हैं जहाँ पर बामुश्किल साइकिल भी गली में बड़ी मुश्किल से जाती है। इवन आमने सामने वाले जो आ रहे होते हैं ना दोनों साइडों से, उनके टकराने का भी बड़ा खतरा होता है इन गलियों में। और यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में, यहाँ के बच्चों में पढ़ाई का शौक पैदा करने में ये रिक्शा कैसे किरदार अदा करे? क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा एक इंसान का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर रक्षा कैसे जाता होगा? या उन इलाकों का आप लोगों ने अगर रुख किया हो? इस टाइम तो मैं जिन इलाकों में जा रही हूँ वो इधर हमारे करीब के ही हैं इलाके। अच्छा। उसमें ये ऐसे ही है कि छोटी गलियों में ही हमें जाना होता है। जैसे मॉडल कॉलोनी है, अब बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे। अभी जिन एरिया के आप नाम ले रहे हैं वहाँ पे तो अभी मेरा नहीं जाना। अच्छा। इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। हाँ। ये भी इलाके वैसे ही हैं जैसा आप बता रही हैं। तो अब हमारा 7 अप है, वहाँ भी गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। हाँ। इधर हमारा ये बिहारी हाता है, वहाँ भी ये रिक्शा या एक पिकअप वगैरह अंदर जा सकती है ना। अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है या कुछ होता है तो फिर हमारा मसला होता है। लेकिन ये है कि ये रिक्शा बासहूलत अंदर चला जाता है। अच्छा, ये और बच्चे बहुत खुश होते हैं, इसका वेट करते हैं, पढ़ते हैं। यही आपसे जानना चाह रहा था कि बच्चों का रिएक्शन कैसा आता है कितने कलरफुल रक्षा को देख के ना। और ख़ास तौर पे जो आप काम कर रही हैं कहानियाँ सुनाना, कोई एक ऐसी एग्जांपल हमसे शेयर कर सकती हैं कि आपने ये काम किया और उसके बाद वो जो बच्चा या बच्ची थी उसमें ये लगन पैदा हो गई और बाज़ाब्ता अब उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया? जी ऐसा तो मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा। कि जब हम ना वीक में एक दफ़ा तो वहाँ पे जाते हैं एक इलाके में, तो बच्चों को इंतज़ार होता है कि जैसे आज मंडे है तो आज रिक्शा हमारी तरफ आएगा ना, 1 से 2 या 2 से 3। और दूसरे एरिया वाले भी इस तरह अपने डेज के हिसाब से बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। और बच्चे तो रिक्शे की जगह सेट करके रखते हैं कि यहाँ से चीज़ें पीछे कर दें, साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह। तो रिक्शे को खड़ा करने का उनको बहुत अच्छा लगता है रिक्शा, और बहुत शौक से वो पढ़ते हैं ना।
और ऐसा है कि जैसे कोई स्टोरी मैं सुनाती हूँ उनको, तो उसमें जैसे कोई किरदार होते हैं तो बच्चे बहुत खुश होकर उसको सुन रहे होते हैं और बाद में मुझे बताते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा था या कर रही थी कि ये चीज़ मैं थी, यानी कि शहज़ादी है तो वो खुद फील कर रही होती है कि मैं शहज़ादी हूँ। हाँ। या मैं इसमें माँ बनी हुई थी तो मैं ऐसी हूँ। पपट्स के ज़रिए बच्चे बहुत अच्छा सीख जाते हैं। पपट्स उनके हाथ में होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बातचीत करते हैं पपट से। और ऐसे बच्चों की ज़हनियत को जानने का, उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनके पसंदीदा किरदार कौन से है, इसमें भी बड़ी मदद मिलती है। एक लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, ऐसे मजीद रक्षों को लाहौर हो जाए, जैसे आपने दीगर शहर बताया कि वहाँ पर ऐसे रक्षे आप लोगों के चल रहे हैं, मजीद रक्षे लाने का प्लान है आप लोगों का? जी हमारे रिक्शे बन रहे हैं और भी बन रहे हैं, बहुत अच्छे। साइकिल भी हमारा है। और ये पहले रिक्शा तो चला गया। हाँ जी, वो छोटा इससे मतलब के है, वो भी छोटे इलाकों में जाने के लिए। अच्छा। अब ये कि पहला जो रिक्शा बना वो आपको भी बताया कि 2019 में बना, 2021 में ये 2 और बने हैं ना। अच्छा। तो अब आइंदा इंशाल्लाह और भी बन रहे हैं, इंशाल्लाह। कोशिश तो पूरी है इंशाल्लाह। और ये आपकी एक छोटी सी काविश जो है, ये बच्चों के जहन को और बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में बड़ी जो है कारआमद साबित होगी। इफ़त साहिबा, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने की। नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको कहानियों से इंस्पायर करने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करें। अभी क्या करना है, ब्रेक लेनी है? अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार देख मगर प्यार से। ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे, जावेद लतीफ़ का समा को इंटरव्यू शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की वजह बन चुका है। शहबाज शरीफ जावेद लतीफ़ को शोकस नोटिस जारी करने का कह रहे हैं, जबकि बड़े मियां साहब यानी नवाज शरीफ की जानिब से जावेद लतीफ़ को फौरी शोकस ना देने की हिदायत सामने आई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि जावेद लतीफ़ का इंटरव्यू शरीफ बरादरान में इख्तलाफात की वजह बना है। जावेद लतीफ़ ने कहा था कि मुफाहमती ग्रुप पार्टी में किसी असाइनमेंट पर है, मुफाहमती ग्रुप असाइनमेंट पर बयानिया खराब करता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, कहिएगा, ये जो शोकस नोटिस करने की जंग है, कोई हाँ कर रहा है कोई ना कर रहा है, शहबाज शरीफ के साथ कौन कौन खड़ा है और मुखालिफत में कौन है? जी महक, ये लास्ट ट्यूसडे यानी 2 रोज पहले समा ने जावेद लतीफ़ साहब का इंटरव्यू नशर किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं उनकी जमात में सीनियर्स हैं जो असाइनमेंट पर हैं और उस असाइनमेंट पर वो बयानिए को खराब करते हैं। और ये भी जब उन्हें पूछा गया कि वो कौन है तो उन्होंने कहा वो मुफाहमत वाले हैं। तो मुफाहमत वाले जब पूछा कि उनके तो लीडर शहबाज शरीफ समझे जाते हैं तो उस पर भी उन्होंने कोई इनकार नहीं किया। और फिर खास तौर पर जो बात उन्होंने इशारतन की वो ख्वाजा आसफ की बात थी, जब उन्होंने कहा कि जब कोई कहे कि ज़ातियात की सियासत है असूल की नहीं तो वो बयानिया खराब कर रहा है। और ये बात ख्वाजा आसफ ने किसी और चैनल पे कही थी। तो जब ये इतनी सख्त बातें स्ट्रेट वे उन्होंने की तो शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर हैं, जाहिर है वो मुफाहमत वाले समझे जाते हैं। फिर उनका नाम भी आया इंटरव्यू में और उनके बेटे हमजा शहबाज 2 अहम मीटिंग जो कि कल और परसों हुई थी और तंजीम साजी के लिए 2 डिवीजन से अहम मुलाकातें थी, वो दोनों नहीं आए। और खास तौर पर कल तो वो दोनों बाप बेटा लाहौर में थे और देखें शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, फिर भी वो मीटिंग में नहीं आए। तो जब समा ने चेक किया तो पता चला कि वो नाराज हैं जावेद लतीफ़ साहब के इंटरव्यू की वजह से और वो मियां साहब को कह रहे हैं कि इनको शो काज फौरी तौर पर किया जाए, इनसे पूछा जाए और बल्कि इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो हैं, क्योंकि वो इन पे खुश हैं जावेद लतीफ़ से, जो कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले जेल भी काटी मरियम नवाज के बारे में एक बहुत बड़ा जुमला कहकर, तो वो कह रहे थे इसको डिले करें। लेकिन शहबाज शरीफ ने अब खामोशी से अपनी नाराजगी शो की है कि वो दोनों बाप बेटा अहम मीटिंग्स में नहीं आए, जिससे तमाम मीडिया में पार्टी के अंदर बातें शुरू हो गई हैं और ये उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन पार्टी के कुछ और सीनियर्स भी उनके खिलाफ हैं जावेद लतीफ़ साहब के। वो कह रहे हैं कि इनको होना चाहिए शोकाज। खास तौर पे वो 5-6 लोग जिनको उन्होंने अटैक किया मुफाहमती ग्रुप कह के, वो तो 100% हैं
बल्कि कुछ जो मज़ामत वाले भी हैं वो भी कह रहे हैं कि गैर मुनासिब बात थी। लेकिन बहरहाल जावेद लतीफ़ अपनी बात पर अभी तक कायम है। उन्होंने उससे डिनाई नहीं किया, कोई ऐसी बात अभी तक उनकी जानिब से नहीं आई। वो खामोश हैं। वो पार्टी की वो भी 2 मीटिंग्स में नहीं आए क्योंकि उन्हें मना किया गया कि आप ना आए। लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो। और भट्ट साहब, इसे देख के फिर यही लग रहा है ना कि नून लीग जो है अलग अलग बयानिए पे चलती हुई हमें नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। पलट, तेरा ध्यान किधर है? ट्रक का ड्राइवर इधर है, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा और देख मगर प्यार से। ये वो जुमले हैं जो हमें खूबसूरत पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पे नजर आते हैं। और ये ट्रक आर्ट बजाते खुद इतनी खूबसूरत होती है, इसीलिए आज हमने ट्रक आर्ट का ये अपने लिए अपने प्रोग्राम के लिए बनाया है। स्पेशली दरख्वास्त करके, रिक्वेस्ट करके। और ये बनाया किसने? हमने ये बनाया उन खातून ने जो कि बड़ी बाहिम्मत है, और वो खातून जिनका ब्रश जब उनके हाथों में होता है, चलता है, तो जनाब इतने रंग बिखरे हमें नजर आते हैं और हर कोई दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मर्दों के दरमियान खड़े होकर ऐसी नक्शो निगारी करती हैं कि हर कोई उनकी सलाहियतों का मुतरिफ हमें नजर आता है। हम बात करें खातून पेंटर, जी खातून पेंटर है ये रोजीना नाज की। रोजीना को लोग रोजी उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। वो कई ट्रक्स पर पेंट भी कर चुकी है, उन्हें नई शक्ल भी दे चुकी है। वैसे जो काम खातून कर सकती है ना फैसल, वो मुझे लगता है कोई मर्द नहीं कर सकता है पेंटिंग वाला। तो और रोजीना का जो गेटअप है वो भी बड़ा मुनफरिद सा है। तो रोजी उस्ताद हमारे साथ मौजूद। उस्ताद क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है मालिक का, अल्लाह का करम है। हाँ, तो पहले तो ये बताएं कि ये आपने कितनी देर में बना लिया था, ये जो ये रखा हुआ है हमारे पास? ये तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको वाइट करने में। हाँ। और 20 मिनट लगे थे इसको कलर करने में बस। यानी आधे घंटे में आपने ये ज़बरदस्त सा शाकार बना दिया। वाह वाह, इसके लिए तो हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं। अच्छा रोजी उस्ताद, ये बताएं कब से ये काम कर रही हैं? ये तकरीबन 19-20 साल होने वाले हैं अब तो। 19-20 साल हो रहे हैं? जी हाँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और मेरी बेटी की शादी कर दी है, उसके 3 बच्चे हैं। ज़बरदस्त। ये मेरी फैमिली है। अच्छा, शौहर? शौहर मेरे फौत हो चुके हैं। तो हम ये अब सोच रहे हैं कि शौहर की फौतगी के बाद आपने ये काम शुरू किया? जी हाँ बिल्कुल। शौहर के इंतकाल के बाद ही फिर जब घर से कदम बाहर निकल गया तो अकेली तना रह गई थी और अपना कोई अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। तो फिर आपने काम सीखा? जी हाँ बिल्कुल। और कितना अर्सा लगा आपको सीखने में? वैसे तो मैंने गाड़ी का मुकम्मल काम सीखा है। अच्छा। कलर का, ये मंजाई, रगड़ाई, मंजाई, पुटेन, लापी, ये 6 महीने लगाए थे मैंने सीखने में। और जो कलम है, कलम का काम है, ये तो 2 दिन में आ गया था। 2 दिन में आ गया था? जी हाँ। और रोजीना, जैसे हम बात करते हैं ना स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि जब मर्दों में निकल के काम करती हैं, और वो काम जिसमें आपके हर तरफ आपको मर्द ही नज़र आ रहे हैं और आप खातून हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि कभी कभी दिल रोता है, लेकिन आपने चेहरे से मुस्कुराना है क्योंकि बच्चों के लिए कमाना है, घर का चूल्हा चलाना है। और लेकिन अकेले में जब बैठ के सोचते तो आंखें भी नम होती हैं, कुछ सेकंड के लिए रोंगटे भी खड़े होते हैं, सोचते भी कि कैसा मुआशरा है हमारा। शुरू में तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी। लेकिन क्या कहते थे? कुछ नहीं, जाहिर है एक माहौल ऐसा है, मर्द जाते और लेडीज़ का मर्दों के अंदर खड़ा होना ही मुश्किल है। और जिसमें मैं सारा दिन इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, यानी कि टोटली समझ ले कि एक घर वाला माहौल होता है। रात को खाली सोने के लिए घर पे जाते हैं, बाकी वक्त इनके साथ गुजरता है। तो सपोर्टिव थे आपके इर्द गिर्द के लोग या बातें करने वाले थे? नहीं, अच्छे से अच्छे पढ़े हुए हैं और 5 उंगलियां एक सी नहीं है। तो इनमें बुरे भी नहीं है और सब अच्छे भी नहीं है। और ये इस बुराई से बचने के लिए आपने ऐसा गेटअप रखा, ये पॉकेट में ब्रशेस, इस तरह से गले में रुमाल, कि हाँ लगे कि भाई मैं हिम्मत वाली, कॉन्फिडेंट वाली, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। वैसे तो देखो लेडीज़ तो लेडीज़ ही है, चाहे जो भी है वो तो बदल नहीं सकता, जो कुदरत की बनी हुई चीज़ है। तो ये कि इसमें जो है ना, मुझे मर्दों के जैसा बनना पड़ा है, उनका गेटअप लेना पड़ा है, क्योंकि जो वर्कशॉप लाइन है वहाँ पे लेडीज़ के कपड़ों में नहीं वक्त गुजर सकता है। और अब आपकी ये पहचान बन गया। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा रोजीना, मुझे ये बताइए
कि गाड़ी का तो काम तो बड़ा लंबा होता है ना, पहले समझे पॉलीगेट से लेके और सारे मामलात। तो अगर कोई आप आए, एक फ़र्ज़ कीजिए आप ट्रक पे पेंट करने जा रही हैं, तो एक पूरा ट्रक पे कितनी देर में आप ये कर लेती हैं, कितना टाइम लगता है इसमें? 2 दिन लग जाते हैं एक लोडिंग को। और कितने घंटे एक दिन में आप काम करते हैं? हम तो समझ लें कि 10 बजे निकलते हैं घर से, रात के 10 बजे वापसी पहुंचते हैं। 12 घंटे। किसी ना मतलब मैं आपके चेहरे को देख रही हूँ, आपकी आंखें नम हैं, आपकी आंखों में आंसू, ये क्यों? ऐसा क्या सोच रही हैं? ज़हन में ऐसा क्या है जो ज़ुबान पे लाने की कोशिश कर रही हैं? बस यही है कि ये कोई भी किसी काम का नहीं है, जो भी है। किस लिहाज से? क्या दुख है? अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अल्लाह मदद है, वही मददगार है और कोई नहीं है। रिश्तेदार, बहन भाई कोई भी नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता है। अगर सर का जो एक साईं होता है, शोहर जिसे कहा जाता है, बस वो गया ना तो फिर कोई भी नहीं बनता है। फिर बच्चों के लिए माँ का किरदार भी है जी और हाँ। बाप का किरदार भी जी है। बिल्कुल, मुझे बाप भी बनना पड़ा है और माँ भी बनना पड़ा है। माँ को तो मार दिया कहीं, रोजीना जो थी उसको मार दिया, अब ये रोजी उनका बाप बन गया। और बाप बन के ज़माने की हर मुश्किल झेली, हर ताना सुना, हर जुमला सुना। तो ये जो ट्रक आर्ट का काम है, मर्दों के दरमियान खड़े होना, हिम्मत हौसले से काम, घर का गुजर बसर हो जाता है। शुक्र है मालिक का, हमारी इतनी ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ख्वाहिश कर दे, वो भी माँ समझ के नहीं, बाप समझ के। हाँ बिल्कुल, नाना भी है ना, नाना 3 नवासे हैं मेरे। नवासे भी है माशाल्लाह। नाना बोलते हैं मुझे। नाना बोलते हैं? जी हाँ। तो उनकी थोड़ी फरमाइश होती है, बस उन्हीं के चक्कर में लगी रहती हूँ मैं। अपने बच्चे जिद्दी नहीं करते हैं अब, क्योंकि बड़े हो गए। सर नाना तो आपको कहते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं तो 70-80 साल बता देती हूँ, बाकी अल्लाह ही जानते हैं। ये पहली खातून मैं देख रहा हूँ कि जो अपनी उम्र बढ़ा के बता रही है। हम जब बिल्कुल सही बात है, जब बढ़ानी चाहिए। हाँ जी, ऐसे जिस माहौल में मैं रहती हूँ ना, हाँ। उस माहौल के हिसाब से मैं तो कहती हूँ मुझे 100 से ज्यादा बोले। बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। मैं बार-बार से भी ज्यादा उम्र है इसकी, कि ये कितना मुश्किल है। आप मर्दों के दरमियान खड़े होकर हिम्मत और हौसले से काम करिए, वो काम जो कि हम हमेशा मर्दों को करता देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, जब कभी आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं, सर पे टोपी पहनने के लिए, मफलर अपना रुमाल सेट करने के लिए, कभी ख्याल आता है कि रोज़ीना नाज जवानी में कहाँ गई, वो कहाँ खो गई रोज़ीना? पहली बात तो ये है कि जब शोर का इंतकाल हुआ ना, उसके बाद मैंने शीशा ही नहीं देखा है। अच्छा। जी हाँ, शौक ही नहीं रहा शीशे के आगे जाने का। सारे शीशे में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ किधर है रोज़ीना किधर है। फिर रोज़ीना को तो देखना नहीं है ना, रोज़ी उस्ताद को देखना। जी हाँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बच्चे और अब बच्चों के बच्चों को भी आपने बड़ा ज़बरदस्त पार लगाया। कुछ काम के हवाले से बात कर लेते हैं कि कितना कमा लेते हैं आप महीने में या दिन दिहाड़ी के हिसाब से? मैंने दरअसल कभी हिसाब नहीं लगाया है, बस जो भी मिल जाता है शुक्र अदा करते हैं और अपना वक्त गुजारा कर लेते हैं। कम से कम 50 तक का भी काम होता है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 को भी हो जाता है, 2000 का भी हो जाता है। यानी कि सिर्फ कलम में रहते हैं ना, हम मुकम्मल काम नहीं पकड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, दुकान नहीं है, गैरेज अपना नहीं है। बाइक है, सिर्फ बाइक के ऊपर मैंने 2-4 डब्बियाँ रखी होती हैं अपनी रंग की, तो अपना बस सर्किट चलाना चाहिए, बस जाना है। एक शायरी लिख ली, कोई शाइन बना लिया, कोई फूल पत्ती का कुछ कर लिया, और अपना समझ लो कि सर्किट को चलाना है, धक्का देना है। अच्छा, मैं ये मनाजिर भी देख रही हूँ, ट्रक के अलावा दुकानों के बाहर लिखना, दुकानों के अंदर ये जैसे हम दिखा रहे हैं, कटिंग शॉप में आप गई हैं और ये आपने ऐसे इमेजेस भी बनाए हैं, ये सारा काम। जी जी बिल्कुल। कहीं कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा गुजरा या कोई ऐसी बात जो कि कभी आप सोचती हो रात में लेट के तन्हाई में, जब बच्चे नहीं, नवासा नवासी पास नहीं है, कोई एक ऐसी बात जो कि सोच के दिल दुखता हो, दिल रोता हो कि ज़िंदगी ने क्या किया, कहाँ ला के खड़ा कर? हर शख्स सोचता है।
नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा किया आपने। जी हाँ, जिस हाल में भी वो रख रहा है बेहतर ही रख रहा है। बेहतर है। कल की सोची नहीं है और आगे की कोई सोच नहीं रखी है। तो आप गुजरी हुई का टेंशन लिया है, क्यों कि जो लम्हा गुजर रहा है बस यही जो अच्छा ही गुजर जाए वही बेहतर है। और रोजीना, अगर कोई बदतमीज़ी करता है, जैसे हमारे माशरे में होता है ना कि आप किसी अच्छी भी जगह पे बैठ के ख़वातीन काम करें ना, लोग जुमले कसने से, बात करने से बाज नहीं आते, अगर कोई बदतमीज़ी करता है आपका जवाब क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोग भी टकर जाते हैं लेकिन इग्नोर कर देती हूँ, मैंने कभी ध्यान नहीं किया। ये इनका हल है। हाँ सही बात है, इनका ये जवाब है। इधर कर रहे हो ना बात तो मुंह उधर कर लो, बस बात खत्म। कितना करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार चले जाएंगे खुद ही। हाँ, खत्म होगी बात। अच्छा रोजीना, मुझे ये बताइए कि जैसे आप हर महंगाई जितनी हो गई है वो हर किसी पे जो है उसका असर है, तो आप और आपका जो आप जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हो ना, तो वो महंगाई से कितना मुतासर हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा। बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, खाने पीने की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, इस हवाले से कितना आप असर हुआ है आप पे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है इतनी महंगाई में तो अच्छा खासा असर पड़ जाता है। अभी कुछ दिन की बात है कि मैंने बच्चों को दाखिल किया, मेरे बच्चे भी समझ ले यतीम है, नवासे मेरा दामाद फोत हो चुका है। अच्छा, तो जी हाँ, वो तो भी आप जिम्मेदारी दो घर चला रही हैं, अपनी बेटी का भी जी हाँ और अपना भी। जी, तो अब उनके जिस स्कूल में मैंने दाखिल किया था वहाँ पे इनके यूनिफॉर्म का बोला जा रहा था, ये 6 सितंबर को इनको यूनिफॉर्म में लाजमी चाहिए, जबकि काम भी नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत टेंशन लगी हुई थी, लॉकडाउन भी ऊपर से। जी हाँ बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल, शुक्र है मालिक का कि उनका नसीब है कि जो सिस्टम चल गया, और उससे एक दिन पहले जाके मैंने यूनिफॉर्म का बंदोबस्त कर लिया, वरना मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं कहती कि अब मैं क्या करूं, ये लोग क्यों नहीं सुनते। मुझे तो गुस्सा आ रहा था स्कूल वालों के ऊपर कि जब इन्होंने कहा था कि हम अपने पास से हर चीज़ देंगे, हर चीज़ पेंसिल रबड़ तक सब खुद देंगे, लेकिन वो खुद कुछ नहीं देते हैं, खुद सब मैं खुद खरीदती हूँ। अच्छा रोजीना, ये बताएं कि आप तो ये मुश्किल काम कर रही हैं ना, और मेहनत में अजमत है, साफ सी बात है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप हो जाए तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप मुश्किल से गुजरें तो वो बच्चे मुश्किल से ना गुजरें। तो अब तो माशाल्लाह आप नवासों वाली हो गई हैं, तो क्या चाहती हैं, नवासे क्या बने आपके? बस एक अच्छे इंसान बन जाए और दुनिया क्या दे सकती है या क्या लेगी, उनका वक्त अच्छा गुजर जाए, पढ़ लिख के कुछ इस काबिल हो जाए कि जो किसी का के सर झुका के ना चले। हाँ। सर उठा के चलें, सीना तान के चलें, अपने बलबूते पे रहें। और उनकी नानी उनके लिए बड़ी मिसाल हैं और बड़ी बाहिम्मत मिसाल हैं कि जिनकी आंखों में आंसू है, लबों पे हंसी है और अपने वो गम को छुपा रही हैं इस तरीके से कि दुनिया पे आया नहीं उन्हें, इसलिए क्योंकि उन्होंने बताना कि वो बाहिम्मत है। बारिश, बरसात, सर्दी के आजकल की गर्मी, कोई मौसम नहीं देखना, काम है तो काम करना। जी बिल्कुल यही बात है। और कोई यानी कि छुट्टी का सिस्टम नहीं, ईद के 3 दिन है सिर्फ मैं छुट्टी करती हूँ, क्योंकि उन 3 दिनों में सब पूरी मार्केट बंद होती है। अगर वो 3 दिन यानी कि ईद वाले दिन भी अगर मार्केट बंद ही हो ना, तो मैं तब भी काम पे ही नजर आऊँगी। अच्छा, लोग जो है, कुछ लोग तो जाहिर सी बात है तनकीद करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि यार ये खातून काम कर रही हैं तो ऐसा भी होता होगा कि यार मैं इनसे करा लूँ, ऐसा भी होता होगा? जी हाँ बिल्कुल, शौक से करवाते हैं काम, बहुत शौक से करवाते हैं। अगर मार्केट में कोई नया बंदा आ जाता है तो उनको पता तो नहीं होता है लेडीज़ है, लेकिन वो जब सुनते हैं, मालूमात होता है उनको, घूमते फिरते हैं ना ड्राइवर, क्लीनर वगैरह, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इधर रोज़ी पेंटर है, लेडीज़ है, बलोची में बोलते हैं भाई जिन्हें के वश्य पेंटर है, तो फिर भाई ये ढूंढते हैं, ये फिर राब्ता इनको मिल जाता है। वहाँ पे जगह जगह मेरा नंबर लिखा हुआ है, शटरों के ऊपर, गेरियों के, गाड़ियों के ऊपर भी अक्सर लिखा हुआ है। तो फिर वो फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं, बोलते हैं भी उस्ताद आ जाओ, हमारा कहीं ये काम है, ये करके दे दो। फिर मैं आती हूँ, उनके साथ बातचीत करते हैं, अगर उनके बारे में होता है तो करवा लेते हैं, हमारे बारे में होता है तो हम कर देते हैं। अच्छा, आपने जो बोला है वश पेंटर, मतलब है कि
अच्छी पेंटर है। जी हाँ। ऐसा ही है ना? जी। हाँ, तो ये भी हम बोले भाई जने के वशे पेंटर, रोजी वशे। रोजी उस्ताद। अच्छा रोजी, एक और चीज़, जब बींगा ख़वातीन के अगर हवाले से मैं बात करूं तो ये इसी लाइन को आपने क्यों चूज़ किया कि मैंने ब्रश हाथ में लेना है, कलम हाथ में लेना है, यही चीज़ क्यों जहन में आई? वैसे तो ये मेरा बचपन का शौक था। हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही ड्राइंग बहुत शौक से करती थी। 1 नंबर मुझे देते थे, बाहर से आके स्कूल की सब आके मेरे से बनवा के लेके जाती थी, आर्ट बनवा। जी हाँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये मेरे लिए एक मजदूरी बन जाएगी, मेरी मजबूरी में रोजी की रोजी बन जाएगी। जी हाँ, रोजी बन जाएगी। तो शुक्र है मालिका के अच्छा ही वक्त गुजर गया और गुजर रहा है। एक और चीज़ कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के, दूसरों के ट्रक्स में रंग भर के, दुकानों में रंग भर के अपनी ज़िंदगी कितनी बेरंग नज़र आती है? बस बेरंग तो है, मगर कभी गौर नहीं किया है। गौर करना नहीं चाहती हैं? नहीं जैसे आपने कहा कि मैं शीशा नहीं देखती, इससे आप गौर नहीं करना चाहती हैं। सही बात है, मैं खुद ही गौर नहीं करना चाहती, क्योंकि गौर करेंगी तो शायद हिम्मत टूट जाएगी, है ना? जाहिर है कहीं वो रोजीना नज़र आएगी अपने आप में, जो सजती थी, तैयार होती थी, अपने ऊपर रंग लगाती थी। मैं अपने कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने देती थी, इस्त्री नहीं टूटने देती थी। तालीम कितनी हासिल की है? मैट्रिक आपने किया हुआ है। अब पता है बात क्या है? बात यह है कि यकीनन ज़िंदगी जो है वो बड़ी तल्ख है और बड़ी कड़वी है, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है और वो है कि अगर जीना है तो फिर लड़ते हुए जीना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी सहूलियात हैं और वो शिकवा करते हैं कि अरे आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, आज चाय अच्छी नहीं मिली, शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन रोज़ीना के सूरत में हमें ज़िंदगी का वो सबक मिलता है कि आप पे भले से मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हों, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो किसी भी हाल में आप जी सकते। और आपने हर मुश्किल का मुकाबला करना है, भले आप 100 मर्दों के दरमियान में खड़े होकर काम कर रहे हैं, आपने बहिम्मत हो के काम करना है। रोजीना बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह से अपनी हिम्मत को बांधे रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के अपनी बेरंग ज़िंदगी को जिस तरह से आप चला रही हैं, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, इंसानों की ही बात कर लेते हैं कि हर इंसान ये चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, कोई बीमारी उससे लाहक ना हो। लेकिन क्या है जनाब के जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना है और सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है। ऐसा अब आपको करना पड़ेगा कि अब आपने सब्जियां खानी है। क्यों? क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का राज हरी भरी सब्जियों में छुपा है, जबकि इनके इस्तेमाल के नतीजे में मजमूई जो है वो सेहत समेत आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो जल्द है, आपके पट्टे हैं, जोड़ हैं, वो मजबूत होते नज़र आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, पट्टों में दर्द शुरू हो गया है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, स्किन आपकी रफ हो गई है। लेकिन हमारी जो दादी नानी थी ना, बड़ा कहती थी करेले का जूस पी लो, स्किन बड़ी अच्छी होगी, साफ होगी। लेकिन वो कड़वाहट की वजह से मैंने तो नहीं पिया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने बहुत पिया। तो ये जो सब्जियां हैं ना, हरी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी देती हैं। तो ये जो मामले है ना फैसल, इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया किसने? सहर जावेद चावला ने। और जब सहर हमारे प्रोग्राम में आती है ना, तो सिर्फ हम सहर को सुनते हैं, वो बोलती चली जाती हैं और हम सिर्फ सुनते रहते हैं। सहर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम आपको भी बड़े शौक से सुनते हैं, ऐसे हम कुछ माहिरीन की बातें भी सुनते आ रहे हैं कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो खूब सारी सब्जियां खानी है, ग्रीन सब्जियां खाएं ताकि आप सेहतमंद नजर आएं, आपकी जल्द फ्रेश हो, पट्टे मजबूत हो, जोड़ मजबूत हो। ये सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ग्रीन सब्जियां, इवन बल्कि अगर सारी सब्जियों की हम बात करें, वो क्यों जरूरी होती हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। 2 बातें कहूंगी। नंबर 1, द बिटर द बेटर, और दूसरी जितना हरा उतना खरा। जितनी आपके पास सब्जी हरी होगी उतनी खरी होगी। जब मैं खरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं न्यूट्रिशनल कंटेंट से बात कर रही हूँ, और जितनी कड़वी होगी उतनी ही बेटर होगी। और इसी वजह से करेला आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा है। एक तो करेला डायबिटिक्स के लिए, करेले भी आपके पास हरी सब्जी में आ जाता है। करेले में एक सब्सटेंस होता है पी पॉलीपेप्टाइड, डायबिटिक्स एक मेडिसिन लेते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, सल्फोनाइल यूरियास के ग्रुप से वो बिलोंग करती है। अगर आप करेला लेते हैं तो आपको सल्फोनाइल यूरिया लेने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन स्टार्ट मत कर दीजिएगा बगैर किसी की गाइडेंस के। मैंने अपने क्लाइंट्स के, पेशेंट्स के करेले से सल्फोनाइल यूरियास छुड़वाए हैं
खाली करेले के इस्तेमाल से। तो आपकी दादी नानी जो है वो करेले के बारे में जो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मेरे एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है ओवरसीज, उनकी एक बुक है प्रोफेसर जॉर्ज, उन्होंने उसमें लिखा कि अगर मैं सारे खानों को 1000 में से स्कोर देता न्यूट्रिशनल कंटेंट के, तो मैं पालक को 800 देता और उसके बाद जिसको मैं सबसे हाईएस्ट देता वो मैं 500 देता। आपके पास पालक सस्ती भी है एंड अ बंच ऑफ पालक, इट इज जस्ट 7 to 8 कैलोरीज। इसको आप 0 कैलोरी वेजिटेबल कहते हैं। नेम अ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड जो आपके ब्लड में खून बनाता है, हर चीज से भरपूर है। बाकी जितनी हम हरी सब्जियों की बात कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। पीपल डोंट नो कि व्हेन आई से स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्या चीज है? स्पिरुलिना आपके पास एक हरी सब्जी है जो कि आपके पास समंदर का एल्गी है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाली आपके पास मीट में नहीं होता, इस पर भी एक बार हम पहले बात कर चुके हैं। आपके पास स्पिरुलिना में विटामिन B6 होता है, आपके पास स्पिरुलिना में बेहतरीन फाइबर कंटेंट होता है और ये खूबसूरत ब्लड डिटॉक्स है। ये आजकल बड़ी फैंसी टर्म चल रही है ना, डिटॉक्स डाइट। इट इज एक्चुअली समथिंग मेडिकल, इट इज एक्चुअली समथिंग साइंटिफिक। हमारे पास जितने भी कॉलर्ड ग्रीन्स हैं, केल हमारे पास एक सब्जी है। जो लोग हरी सब्जियों के शौकीन है, मुझे लगता है मैं 95 साल की हो जाऊंगी और अल्लाह के हुक्म के बाद अगर मैं 95 साल की होंगी तो मैं अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से होंगी। ये लोगों को बताते कि सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। केल भी एक सब्जी आपके पास करेले की तरह जो कि बड़ी कड़वी होती है। वैसे यहाँ पे टिप भी बताती चलो, अगर उसकी कड़वाहट कम करनी हो ना, उसको जैतून के तेल की मालिश किया करें, जैसे अपने बाजुओं को करते हैं जब आप थक जाते हैं, उसकी कड़वाहट उससे कम होती है। अगेन जो आपके पास केल है वो आपके पास बॉडी का बेहतरीन डिटॉक्स है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। जितनी हरी सब्जियां हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव विटामिन ए जो आपकी विजन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। दे हैव विटामिन सी। हम 2 साल से कोविड की वजह से विटामिन सी के कसीदे पढ़ रहे हैं। विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर इम्यूनिटी, विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर स्किन। इन सब में आपके पास विटामिन B6 होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है, जिस्म में जो आपका खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देता है। मैं यहाँ पे आपके चैनल के मीडियम से नाज़रीन को बताती चलूँ कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा सिर्फ मीट खाना खा के मकसद पूरा नहीं हुआ, उस खाने की बायोअवेलेबिलिटी यानी इसकी कितनी परसेंटेज, कितनी मिकदार हमारे जिस्म को मिल रही है, यहाँ पर मकसद पूरा होता है। और जितने भी बी विटामिन हैं वो ज्यादातर आपके पास सब्जियों में होते हैं जो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उससे सही अफादियत उठा सकते हैं। आपकी जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी बोन्स और जॉइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देयर इश्यूज देयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोजिश। हरी सब्जियों में, क्योंकि आज हम हरी सब्जियों के बारे में बात करें, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म की ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी स्टेट को कम कर देते हैं। इसी वजह से जब हमारे पास एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे ये मेरे साथ पर्सनल वाकया होता है कि जब भी आई आस्क माई मदर कि भाई आप क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा है, खीरे खा लें, आइसबर्ग खा लें, तो वो कहती है कि नहीं, रात के वक्त खीरे खाने से जो है नहीं खाने चाहिए, और आइसबर्ग अगर हम फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। मुझे पता है कि वो उनके बहाने ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी वालदा और बहुत सारी ऐसी वालदा बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो ये डिनायल मूड में होते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस मिथ को तो ज़रा किल करें ना। अम्मी सच्ची हैं हमेशा की तरह। क्यूकम्बर जो है, अम्मियां सच्ची होती हैं, दे आर अमेजिंग, दे आर बेटर देन एनी डॉक्टर। सो आपके पास जो क्यूकम्बर होता है, अगर आप उसको रात को लेते हैं, क्यूकम्बर में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज क्यूबर्बिक टैकिन और क्यूबर्बिक एसिड। दिस हैज द प्रोपेनिसिटी एंड द एबिलिटी टू गॉट गैस एंड ब्लोटिंग इफ यू टेक इट इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग, यानी अगर आप 2 या 3 खीरे अगर आप ले लेते हैं। याद रखिए कि क्यूकम्बर का जो वाटर, इसके बहुत फायदे भी है, उस पर भी आती है, वाटर कंटेंट है वो आपके पास 95% होता है, ठीक है। अब क्यूकम्बर का क्योंकि आपके पास वाटर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, जिस भी चीज का वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उसमें एबिलिटी होती है आपके मैदे के एसिड को कम करने की, न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि हमें खाने के टाइम मैदे का एसिड ज्यादा चाहिए होता है, और आपके डाइजेशन को डाइल्यूट करने की। रात के टाइम, शाम के खासकर 6 से 7 बजे के बाद हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी स्लो होता है, हाजमे का सिस्टम आपके पास स्लो होता है। इस टाइम वी डू नॉट वांट इट टू एक्सर्ट इट अ लॉट, या इस टाइम हम अपने हाजमे के सिस्टम को मजीद सुलाना नहीं चाहते। वैसे तो कोई भी खाने की चीज आपने जब खानी हो, आपकी लास्ट मील आपके सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि योर स्टमक इज डन एंड डस्टेड विद द वर्क दैट इट इज सपोज्ड टू डू। बट क्यूकम्बर स्पेशली मैं रात के टाइम बिल्कुल सोने से पहले इससे रिकमेंड नहीं करती कि एक तो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की, माइट फील द नीड टू यूरिनेट
अगेन एंड अगेन। वॉशरूम जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी ये गैस और ब्लोटिंग आपके पास कर सकते हैं, खास करके जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। अगर आप इसको मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक लेते हैं या दोपहर के खाने के साथ सलाद में लेते हैं तो ये बेहतरीन है। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का ज़ख़ीरा है। अच्छा सहर, एक और चीज़ जरा समझाएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो सब्जियों को फ्रीज कर लेते हैं, तो स्पेशली ये जो मटर होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ, और ये जो बाकी जैसे कुछ खवातीन होती हैं खीरे काट के और जो होता है ये करेला, इसको काट के भी फ्रीज कर लेते हैं कि वक्त आने पे अच्छा बना लेंगे, भून लेंगे, खा लेंगे। तो ये क्या ये भी उतना ही फायदेमंद होता है कि फ्रीज हुई हुई चीज़ या फ्रीज हुई हुई सब्जी जो है आप 3-3, 4-4 दिन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रीज हुए करेले, फ्रीज हुए आपके पास मटर और फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी जो आपके पास है, ये आपके पास अच्छी है इस्तेमाल करने के लिए। इवन कि अगर आप इसको 20 से 25 दिन, या स्ट्रॉबेरी को तो बेशक 2 महीने बाद भी इस्तेमाल कर ले क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तरीका ये होता है कि आपने उसको डीफ्रॉस्ट और फिर दोबारा फ्रीज नहीं करना। अगर आपने एक बार निकाल ली है और उस पर से जो आइस है उसका क्रिस्टल मेल्ट हो गया और वो वाटर में तब्दील हो गया, तो अब सारी की सारी पका लें और अब बेशक पका के फ्रीज कर लें, लेकिन अब आपने थोड़ी सी इस्तेमाल करके बाकी की नहीं रखनी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है कि सब्लिमेशन हो जाती है उसके बाद, वरना उसमें आपके पास माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ये सब कुछ एंटर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बीच में आइस क्रिस्टल्स वाटर में ब्रेक हो गया और उस हिस्से को अगर आप दोबारा फ्रीज करते हैं तो। अच्छा, और एक और लास्ट में एक और चीज़ बताएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अच्छा बंद गोभी के पत्ते आप अपने जोड़ों पे बांध, उसके ऊपर तेल लगा के, ये एक टोटका है, तो ये तब आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। तो ये खाने के बजाय अगर लगा लें ऐसे, तो ये जो कुछ खवातीन सर्दी में टोटके आजमाती हैं, ये जरा उनके लिए भी बताइएगा। टोटका is not a bad thing as long as it is backed by medicine and as long as it is backed by science। जो आपको जोड़ों का दर्द होता है, मैं प्यारी प्यारी खवातीन को बताना चाहती हूँ, वो जिस्म के अंदर के डिजीज प्रोसेस की तरफ से होता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जो जैतून का तेल है उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी सिम्टम को तो कम कर दे, पेन को तो कम कर दे। इलाज अंदर से होना है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है। तो जो चीज आप खाते हैं, जो आपके खून को अवेलेबल होती है, जो बॉडी के पैथोलॉजिकल, जो चीज आप खा रहे हैं वो फिर नजर भी आती है, और इसलिए कहते हैं कि खाना बेहद जरूरी है। सेहत बेहद गुफ्तगू कर रही थी और वो खवातीन जो कि ये जानना चाहती कि भाई ग्रीन सब्जियां खानी कितनी जरूरी है, पता चल गया होगा। अब करना ये, हमने खुदा हाफिज कहना है, बाय बाय कहने का वक्त आ गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। करना ये, बेस्ट ऑफ नया दिन प्लीज जरूर देखें, वैक्सीनेशन से भी लगवाएं। और सब्जी खानी है, घुटने पे नहीं लगानी। अल्लाह हाफिज।